नमस्कार दोस्तों। 1967 से आज तक देश में 60 से ज़्यादा गठबंधन सरकारें बनी और ऑन एन एवरेज हर सरकार सिर्फ 26 महीना ही चल पाई। इन 60 में से सेंट्रल लेवल पर 12 सरकारें बनी, जिनमें से सिर्फ 5 अपना टर्म पूरा कर पाई हैं। सबसे पहली गठबंधन सरकार बनी थी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। वो सरकार 1979 तक चल पाई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी मात्र 3 हफ्ता चल पाई थी। 28 जुलाई को वो पीएम बने और 20 अगस्त को उनकी सरकार गिर गई। फिलहाल वो केयर टेकर पीएम बने रहे थे 14 जनवरी 1980 तक। फिर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी सिंपैथी वोट्स की वजह से पीएम बने। फिर उसके बाद जोड़ तोड़ वाली सरकारों का एरा फिर से चालू हो जाता है। वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, इन सब की सरकारें आती हैं और किसी न किसी वजह से गिर जाती हैं। चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिरती है, तो वीपी सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन वापस लेने से गिर जाती है और इस राजनीतिक अस्थिरता का खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ता है। 1991 से 1999 तक ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 9.08% पे था। आए दिन देश में टेरर अटैक्स और दंगे होते थे। आए दिन कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता था। आए दिन स्कैम्स होते थे। और फिर उसके बाद 1999 से एक नया एरा चालू होता है स्टेबल कोलिशन पॉलिटिक्स का। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर, यूसीसी, 370 और गोवध कानून को साइडलाइन कर देते। और यूपीए भी सिर्फ इसीलिए अपने टर्म्स पूरे कर पाती है क्योंकि वो भी जमकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स और करप्शन को हवा देती है। पंजाब केसरी के एक आर्टिकल में डॉक्टर एल.आर. चौधरी लिखते हैं कि गठबंधन हमारे देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन के सहयोगी दल होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर तब तक सरकार पर प्रेशर बनाते हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, और मांग ना पूरी होने पर वो सरकार गिरा देते हैं, जैसा 1999 में जयललिता ने किया था। क्या आपको पता है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिरी थी? एक्चुअली में जयललिता की एक डिमांड थी अटल जी से कि उनकी केंद्र सरकार तमिलनाडु की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन अटल जी ऐसा नहीं कर रहे थे, तो जयललिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। 1 वोट से सरकार गिर गई। इन्हीं वजह से गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के अधिकारों में कटौती देखने को मिलती है। मंत्रिमंडल में कौन सा पद किसको मिलेगा, ये चीज योग्यता से नहीं, छोटी रीजनल पार्टीज की जीती हुई सीट्स के रेशियो से तय होता है। और इतने सालों की कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से हमारा देश आज चाइना से इतना पीछे हो गया। वरना एक 1980 का समय था कि भारत और चाइना की जीडीपी में ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग इक्वल थी, और भारत की जीडीपी पर कैपिटा तो चाइना से भी ज़्यादा थी। लेकिन फिर चाइना ने ऐसी ग्रोथ ली कि आज वो भारत से 16.5 साल आगे है, लेकिन भारत एक गंदी पॉलिटिक्स में फंसा रह गया। और अब फिर से एक बार ऐसी स्थिति है कि भारत में किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन सरकार चल रही है, और अगर भारत में कोई भी खतरा आता है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी, उसके जिम्मेदार केवल नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगातार सफलता मिलती चली गई, तो वो खुद को सबसे ज्यादा योग्य समझने लगे। वो ये भी भूल गए थे कि 2019 में जब इतनी बड़ी राष्ट्रवाद की लहर थी तब वो 400 से ज्यादा सीट्स नहीं पाए, तो इस बार भले वो अपने चेहरे के दम पर कैसे 400 पार कर लेते। कहीं वो ये सब अपने स्टेटमेंट्स के दम पर तो 400 पार करने की नहीं सोच रहे थे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया हूँ। हमारे पास 1 भैंस वो है, तो 1 भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार बाकी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पाए। केम तो हमारी 1 भैंस हमारी वोट बैंक में पाई है। आप कायदे से लावा देने पर तुम ना, और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे, या फिर अपने लीडर्स के दम पर। ये आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो चीजें बात कर देखने कौन बंद कर दे। पूछो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को आप देख रहे हैं। यूपी के एक पहलवान को मंच पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया, या फिर अपनी एजेंसीज के दम पर, क्योंकि इन्होंने बीते 10 सालों में कोई ऐसा ठोस काम नहीं करा था जिससे इनको 400 से ज्यादा सीट्स मिल जाती। ऊपर से इनके सगे संबंधियों से भी इनके नाते अच्छे नहीं थे। जेपी नड्डा ने तो संघ से भी नाते खट्टे कर दिए थे। बाकी पूरी बीजेपी में कार्यकर्ताओं को या सांसदों विधायकों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। सब ये अपने फेस के दम पर हासिल करना चाहते थे। पर 2014 में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, एंटी करप्शन और एंटी इन्फ्लेशन वेव पर सवार होकर आए थे, और इनके पीएम बनते ही क्या हुआ, दाल 200 रुपए किलो पहुंच गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द करा था, क्योंकि वो बिना ऑक्शन के बांट दिए गए थे। इसी को कोलगेट स्कैम बोला गया था। पर नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद 2015 में जो कोल ब्लॉक्स अडानी को दिए हुए थे उनको इन्होंने फिर से रिवाइव कर दिया। इस पर पीएमओ के उस समय के पर्सनल सेक्रेटरी हार्दिक शाह ने कहा था कि एमडीओ अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है, इसलिए इस पर फ्यूचर में सवाल उठते रहेंगे।
कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। और फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 तक के अडानी के 3.2 मिलियन टन कोल को एग्जामिन करा और पाया कि अडानी को इसमें 52% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कोल ट्रेडिंग जैसे बिजनेस में 20 से 40% का प्रॉफिट होता है बस। इन सब फैक्ट्स के दम पर तो मेरे भी दिमाग में आता है कि अपोजिशन ने भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करा होगा, तभी वो मोदी अडानी के रिलेशन पर उंगली उठाता है। देखिए, मैं तो एक बात क्लियर कर दूं जो अभी तक मेरी समझ में आ गई है कि हम लोगों से झूठ बोला गया, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया ये कहकर कि नरेंद्र मोदी ही सनातन के इकलौते और आखिरी रक्षक हैं। नरेंद्र मोदी एक साधु संत वाली पर्सनैलिटी है और इस इमेज फॉर्मेशन में नरेंद्र मोदी बीजेपी से ज्यादा क्रेडिट इन लोगों को देना चाहिए। जरा आप खुद देखिए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन बने हुए। मीडिया फोर्थ पिलर कहलाता है डेमोक्रेसी का, और बीते 10 सालों में उस फोर्थ पिलर को तोड़कर उसके मलबे से एक फाउंडेशन बना दिया गया है। वो फाउंडेशन नरेंद्र मोदी को भयंकर कवरेज देता है और बदले में उस फाउंडेशन को एड्स, फंडिंग ये सब मिलते होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, उसमें भी लिखा था कि नरेंद्र मोदी के जो मिनिस्टर्स हैं वो बड़े बिजनेसमैन को मनाते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट ना देने के लिए। और CSDS की रिपोर्ट में खुद 82% मीडिया वर्कर्स ने बताया था कि उनके ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और 61% मीडिया वर्कर्स ने यह बताया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन पार्टी को सही से कवर नहीं करते। क्या आपको पता है इस देश में 74.1% लोग हेल्दी फूड अफोर्ड तक नहीं कर पाते? मतलब पूरे देश की आबादी का आधा और उसका भी आधा, केवल इतनी पॉपुलेशन है जो हेल्दी फूड अफोर्ड कर पाती है, आधी की आधी पॉपुलेशन, और बाकी हेल्दी फूड अफोर्ड तक नहीं कर। ये UN का डेटा है। आज वेजिटेबल इन्फ्लेशन 38.75% है और फूड इन्फ्लेशन 10.8% है। आज आलू 60 रुपये पार बिक रहा है, और जो तेल 2021 में 80 रुपये लीटर आता था, क्या आज भी वो 80 रुपये लीटर आता है? मोदी जी से टॉनिक करते हैं जर्नलिस्ट, पर कभी इन सब पर कोई सवाल नहीं पूछा। एक्चुअली मीडिया वाले भी तो सरकार से एक हद तक के सवाल पूछ सकते हैं। एक था पवन जायसवाल, उसने बस इतना रिपोर्ट करा कि मिर्ज़ापुर में एक स्कूल है, वहाँ के बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ नमक रोटी दिया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ नमक रोटी। आज तक नेता कभी नहीं नमक रोटी खाए होंगे, दे दो तो मुंह और सड़ा दे, पर उन बच्चों को खाने में नमक रोटी ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, वो बच्चे खा भी रहे। बस उसने इतना रिपोर्ट करा, उसकी वीडियो वायरल हो गई, उस पर केस हो गया। फिलहाल अब तो वो नहीं रहे, लेकिन मेरे दिमाग में तो सोचा आप लोग को बता दूं। और CSDS की रिपोर्ट में 16% मीडिया वर्कर्स ने यह बताया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भगा दिया गया। इन्हीं सब वजह से आज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के रैंक 159 है। और 2021 में RSF ने तो इंडिया को 5 ऐसे देशों की लिस्ट में डाल दिया था जो जर्नलिस्ट के सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। इन्हीं सब वजह से मीडिया का हाल कुछ ऐसा है। दरअसल मैं ये आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस सूट को पहन कर जाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया के रैंक 111 आउट ऑफ 125। पाकिस्तान तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से आगे है। यहाँ पर 19 करोड़ लोग रातों को भूखे सोते हैं, 22.5 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है। पर मीडिया को इस पर सरकार से सवाल करने ही नहीं आते, बस इलेक्शंस के टाइम सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह काम करना जानते हैं। आज अयोध्या का ऐसा हाल है, तब भी सरकार चुप है। आप खुद देखिए अयोध्या वासियों के पुराने बयानों। बन रहा है विश्व का नंबर 1 मंदिर, हमें सबसे खुशी है, लेकिन जो दाल रोटी का सहारा है ये हमारा छिन गया एकदम से। क्या हमारे साथ हुआ? न मर सकते हैं न जी सकते हैं। हम कहाँ पे जाएं कि तो हमको आदेश दीजिए। 1 लाख रुपए में क्या होता है कि हम दिन में उठा के नहीं खरीद सकते हैं।
1 लाख रुपया मजूरी ले लेंगे हमारा। कुछ नहीं मिला, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको दुकान चाहिए बस। अयोध्या में राम पथ पर गड्ढा हो गया। अयोध्या की नई नवेली सड़कें धंस गई। अयोध्या में सीवर भी फुल हो गए। एक ही बारिश में राम पथ धंस गया। मतलब बिना कोई काम करे लोग चले थे वोट मांगने, वो भी श्री राम के नाम पर प्रभु श्री राम ने भी ऐसा दंड दिया कि याद रखेंगे। अयोध्या तो अयोध्या, जो जगह श्री राम से लिंक्ड थी वहां भी हार गए। सोचिए, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम, इन सब जगहों पे हार गए। बद्रीनाथ में तो उपचुनाव हार गए। प्रधानमंत्री मोदी की विनिंग मार्जिन गिर गई। सोचिए, जो सरकार 2014 में इन्फ्लेशन करप्शन को मुद्दा बनाकर आई थी, वो इस पर कैसा काम कर रही है। क्या आपने पूरे चुनाव भर में और अभी तक नरेंद्र मोदी का एक भी भाषण सुना जिसमें वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हो कि उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करके रखा है? नहीं सुना होगा। और करप्शन पर तो मैं क्या बोलूँ, जो करप्ट लीडर थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको टिकट्स दे दिया, और करप्शन मिटाने के नाम पर कुछ अपोजिशन लीडर्स जेल चले गए, कुछ को समन्स दिए गए, किसी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, ये कोर्ट का काम है, मगर इनके फंसने की टाइमिंग्स इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों थी? अगर बीजेपी पॉलिटिशियन से कोई पूछेगा कि बीते 10 सालों में आपने क्या काम करा, तो ये लोग तुरंत आपको पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में ढकेल। Everybody see the problem with BJP is either they speak in past tense, which is they will start from 1947, or they will speak in future tense, which is 2047. They don't talk about 2024. अगर आप पूछेंगे इतनी महंगाई क्यों है, तो कहेंगे क्या कांग्रेस के 60 सालों में महंगाई नहीं थी? अगर आप पूछेंगे कि इतने पेपर लीक्स क्यों रहे, कहेंगे क्या कांग्रेस के राज में पेपर लीक नहीं होते थे? अगर आप पूछेंगे कि आपने क्या काम करा, तो ऐसा जवाब देंगे। मोदी ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब कुछ कर दिया। क्या किया? मैं नू कह रहा हूँ कि मोदी ने क्या ना करा। क्या किया? अच्छा 1 मिनट बात सुन भाई। क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया ये बता। 3 काम गिनाओ। तू मुझे गिना भाई, क्या नहीं किया मोदी ने? क्या? अरे मैं आपसे क्या नहीं किया? क्या किया? 3 काम क्या नहीं किया ये बताओ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ पहले, मोदी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, पहले उसका जवाब दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा क्या किया। तुम बताओ क्या नहीं किया। और अगर आप ज़्यादा कुछ पूछोगे तो कहेंगे चुप बैठो, हमारा काम बस इतना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, बस तुम वेट करो। मतलब बचपन में आपने नहीं, हम लोगों से खेला जाता था, हम लोग कहते थे वो देखो चिड़िया, और हम लोग को मार के भाग जाते थे। वही हो रहा है आज हम लोग के देश के साथ। और कानून व्यवस्था पर भी मोदी जी ने बहुत ज्ञान दिया, परंतु एक सच्चाई सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के जो साथी हैं अमित शाह, वो हैं होम मिनिस्टर, और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर, और दिल्ली में पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। फिलहाल बीते 10 सालों में हम लोगों को मोदी गवर्नमेंट से क्या फायदा मिला है, इस सवाल का जवाब मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय श्री राम।